हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डब्ल्यू सर। आज हम लोग इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी कि सवाल के रूप में जो होगा, जो हमारे ये क्वेश्चन PYQ और जो टेस्ट से गलत हुए हैं कि मैक्सिमम मिस्टेक जो होते हैं बच्चे की जब भी वो टेस्ट लगाते हैं और नंबर कम आते हैं, तो इसका क्या कारण है। तो इन्वायरमेंट में अगर आपका नंबर कम आ रहा है टेस्ट लगाने में या फिर एग्जाम हॉल में या फिर मेन एग्जाम में, तो उस रिलेटेड से हम देखते हैं कौन से छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स होते हैं हम लोगों से। उस मिस्टेक्स पर हमने क्वेश्चन को तैयार किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से और टेस्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला, पर्यावरण के दो घटक हैं। देखिए क्वेश्चन आया था कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो उसमें से जैव और अजैव घटक होते हैं। तो जैसे अजैव घटक हमने देखा, जैव घटक और अजैव घटक होते हैं। अजैविक में जल, वायु, ऊर्जा, ये सब क्या अजैविक घटक है। बायोम विभिन्न तरह के परितंत्रों के मिलने से बनता है। क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया था बायोम किस तरह से बनता है, तो उसमें इस तरह के फॉर्मूले दिए गए थे कि कौन से सबसे ज़्यादा बायोम किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा बायोम आपके जैव मंडल में होगा, फिर जीवोम में होगा, फिर परितंत्र में होगा, समुदाय में होगा और समष्टि में होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीसरा नंबर होता है क्षोभ मंडल से। क्षोभ मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बच्चे से गलती हो जाते हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो वो यह था कि इसमें वायुमंडल की 90% से ज़्यादा गैस रहती है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि 50% से ज़्यादा गैस रहती है, तो ये गलत है। 50% से ज़्यादा नहीं, 90% से ज़्यादा गैस वायुमंडल में रहती है। क्षोभ मंडल में 8 से 16 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की सूक्ष्म मात्रा जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की तथा ओजोन की सूक्ष्म मात्रा। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था कि सूक्ष्म मात्रा हमने नहीं पढ़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पे खतरनाक शब्द लिखा होता है। तो वहाँ पे खतरनाक नहीं होती है, वो सही होती है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की सूक्ष्म मात्रा यह वायुमंडल में उपलब्ध है। तो ऑप्शन में रहेगा खतरनाक होती है, तो बिल्कुल नहीं, खतरनाक नहीं होती है, ये सही होती है कुछ मात्रा। सूक्ष्म तरंग विकिरण का तरंगदैर्ध्य 400 नैनो मीटर से कम होता है, यानी कि वहाँ पे था ऑप्शन में ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, उससे कम होता है 400 नैनोमीटर सूक्ष्म तरंग विकिरण का। इसमें एक्स पराबैंगनी किरणें पाई जाती है। पराबैंगनी विकिरण देख लीजिए, सबसे पहले इसको याद करने का तरीका है, उल्टा पढ़िए। अल्ट्रावायलेट C 100 से 280 नैनोमीटर होता है। अल्ट्रावायलेट B 280 से 320 हो सकता है। तो सामान्य हरास दर मतलब होता है पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता से है। प्रवणता का मतलब क्या होता है, तापमान का किस तरह से वो ढलता है, जो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में ह्रास होता है, याद रखना है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, मतलब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में ह्रास होता है, ये तो सबको पता है। और जिस तरह से हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान में वृद्धि होती जाती है। जमीन के अंदर जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एकमात्र अकार्बनिक तरल है। देखिए वहाँ पे लिखा होता है कार्बनिक तरल, यहाँ एकमात्र अकार्बनिक तरल क्या है, जल है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एकमात्र अकार्बनिक तरल है। इस पर ध्यान देना है, गौर करना है। प्राथमिक उत्पादकता में शीतोष्ण प्रदेशों में ठंडी जलवायु के कारण प्राथमिक उत्पादकता सीमित हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राथमिक उत्पादकता शीतोष्ण प्रदेशों में ठंडी जलवायु के कारण सीमित होती है या नहीं, तो प्राथमिक उत्पादकता सीमित हो जाती है, यह बात सत्य है। घास स्थलों में पौधों की जड़ें जमीन की गहराई में जाकर कोष मृदा का गुच्छा बनाती है, जो नमी बनाने में तथा अपरदन रोकने में मददगार होती है। देखिए जब भी हम घास स्थल में जाते हैं तो पौधों की जड़ में जमीन की गहराई में जाकर जो कोष मृदा होती है वो गुच्छा बनाती है, और उससे क्या हमें लाभ होता है, तो उससे नमी बनाने तथा अपरदन रोकने में मददगार होता है। शीतोष्ण वनों की मृदा जो होती है ना, शीतोष्ण वनों की मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की प्रचुरता होती है। जो भी शीतोष्ण वनों की मृदा होगी, मतलब शीतोष्ण वनों की मृदा होगी, उसकी ऊपरी परत में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की प्रचुरता होती है। जैसे शीतोष्ण मतलब नॉर्थ साइड का जो ऊपर की इलाका है उसको शीतोष्ण कहते हैं, मतलब शीत होता है उसमें ना। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, घनी मृत्तिका, अमृदा, प्रचुर वर्षा तथा उच्च तापमान द्वारा पोषक तत्व रहित तथा छिछली मृदा निर्मित होती है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम होता है यहाँ पे कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की प्रचुरता होती है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि उल्टा कर सकता है। तो शीतोष्ण वन और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है कि पोषक तत्व रहित होता है, मतलब पोषक तत्व उसमें नहीं होता, छिछली मृदा निर्मित होती है, वहाँ पे पोषक तत्वों में से युक्त नहीं होती है। यानी कि सिंपल याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पोषक तत्वों से युक्त नहीं होती है, और शीतोष्ण वन में ह्यूमस और अकार्बनिक घटकों की प्रचुरता होती है। ठीक है, अब आता है ज्वारधन मुख। ज्वारधन मुख जो कि महाद्वीप और महासागर का मिलन स्थल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वारधमुख। मतलब महाद्वीप एक जगह होगा और ये जो है महासागर होगा, इन दोनों का मिलन स्थान जो होगा इसको हम कहते हैं ज्वारधनमुख। यानी कि इस तरह से देखें, ये महाद्वीप हो गया, ये महासागर, ये मिलन स्थान जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, ज्वारधनमुख कहेंगे। ठीक है, ये हो गया ज्वारधनमुख। चलिए नेक्स्ट है, जो ज्वारधन मुख होता है ना, इसके बारे में और कुछ जान लीजिए। सर्वोच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र होता है, मतलब वहाँ उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि बढ़ते क्रम में किस तरह से जो हम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता बढ़ते क्रम में उत्पादकता पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस में होती है, ज्वारधन मुख में ही होती है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता ज्वारनदमुख में होती है, और उसके बाद मैंग्रोव में होती है, उसके बाद झील में होती है, उसके बाद महासागर। इस तरह से सबसे कम कहाँ पे होती है? महासागर में। फिर उस सबसे ज़्यादा ज्वारनदमुख में होती है। यानी कि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपसे हो सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो सकती है? महासागर में हो सकती है या फिर झील में हो सकती है। तो बहुत सारे बच्चे महासागर मारेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा होती है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? आपका झील में होगी, सबसे ज़्यादा झील में होगी। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है? झील में होती है। और अगर ज्वारनदमुख है तो सबसे ज़्यादा ज्वारनदमुख में होगी। तो उत्पादकता समझ में आ गया। ठीक, अपघटन की क्रिया मृदा की ऊपरी सतह में होता है। इसमें होता है क्रस्ट में होता है, ऊपरी सतह मतलब क्रस्ट होता है। जिस तरह से हम लोग बनाते हैं ना, जैसे कि हमने बनाया ये देखिए, तो ये क्या हो गया अपना? ये क्रस्ट वाला भाग हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर वाला भाग हो गया। तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होती है? सबसे ज़्यादा उत्पादकता और क्रिया मृदा की जो ऊपरी सतह में होती है, अपघटन की क्रिया होती है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है पेड़ पौधे और ये सब, तो क्योंकि अपघटन की क्रिया ज़्यादा होती है। निचली परतों में नहीं होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि निचली परतों में नहीं होती है। कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक को तोड़ता है। ठीक है, इसको टूटते हैं। कार्बनिक पदार्थ किसमें? अकार्बनिक पदार्थ में टूटते हैं, यहाँ पे ऊपरी सतह में। ऊर्जा पिरामिड से क्वेश्चन आता रहता है, जिससे क्वेश्चन पूछ देगा ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। ये बात याद रखना कि ऊर्जा पिरामिड जो होगा, एनर्जी पिरामिड, वो हमेशा सीधा होता है। और जो संख्या पिरामिड होगा, नंबर पिरामिड, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर व्यक्तिगत जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। ये सीधा बनता है, ये भी सीधा बनता है, ये भी सीधा बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अवसादी पोषण चक्र में पृथ्वी का भूपटल भंडार का कार्य करता है। जो अवसादी पोषण चक्र में पृथ्वी का भूपटल भंडार का कार्य करता है। जब भी अवसादी पोषण चक्र होगा, अवसादी पोषण चक्र मतलब होता है अवसाद, समझते हैं ना? जो भी जैसे कहीं पे अवसाद जम जाती है, यानी कि अगर हम हिमालय पहाड़ से बोला जाए कि वहाँ से गंगा नदी या फिर जो गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, तो बहुत सारे अवसाद को लेकर के आती है अपने साथ, और वो भूपटल पर जम जाती है। तो अवसादी पोषण चक्र में पृथ्वी का भूपटल भंडार का कार्य करता है। इसमें जो है कि जबकि फास्फोरस चक्र तथा सल्फर चक्र इसके उदाहरण है। जैसे फास्फोरस हो गया, पोटास, सल्फर हो गया, ये सब क्या इसके उदाहरण है? अवसादी पोषण चक्र के। मृदा निर्माण प्रक्रिया में प्राकृतिक चट्टानें नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं कर पाती है। देखिए, जो प्राकृतिक चट्टान होती है, मतलब मूल चट्टान जो होती है, जब भी हम मिट्टी का निर्माण हो रहा होता है, मिट्टी का निर्माण कई स्तर से मिलकर के होता है, तो उसमें एक स्तर और है कि ये किस चट्टान का है, प्राकृतिक है कि नहीं, मतलब उसका मूल चट्टान कौन सा है, तो उसमें नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं हो पाती, नाइट्रोजन बाद में उत्पन्न होती है। तो जो क्वेश्चन अगर आ जाएगी मृदा निर्माण प्रक्रिया में प्राकृतिक चट्टान मिट्टी नाइट्रोजन उत्पन्न कर सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं करती है मृदा निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया में, मतलब मृदा निर्माण प्रक्रिया में प्राकृतिक चट्टान नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। जबकि स्थलीय परितंत्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण मतलब फिक्सेशन टूटता है सहजीवी जीवाणुओं द्वारा, तथा जलीय परितंत्र यह स्वतंत्र सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर होगा, उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो सबसे पहले शोषण है, अपघटन है, दहन है, मानवीय गतिविधि है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड से संबंध कार्बन निषेचन शब्द भी आता है। कार्बन निषेचन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर में भी वृद्धि होती है, और प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होगी मतलब कि पैदावार में ज़्यादा वृद्धि होगी, फसल की पैदावार में ये सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन। ठीक है, ठंडी समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकती है। क्वेश्चन में क्या था कि गर्म जल नहीं, गर्म समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठंडी समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकती है, बिल्कुल सही है, गर्म जल नहीं। फास्फोरस जो होता है सामान्य मिट्टियों में ही फास्फोरस की अधिकांश मात्रा संचित रहती है, ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो ये गलत है। सामान्यतः मिट्टियों में ही फास्फोरस की अधिकांश मात्रा नहीं रहती है। यह चट्टानों में, समुद्र के तलछटों में पाया जाता है। फास्फोरस का अल्पांश ही वायुमंडल में प्रवेश करता है, कुछ ही मात्रा वायुमंडल में पाया जाता है, बाकी तो चट्टान में, समुद्र के तलछटों में पाया जाता है। ठीक है, और जो फास्फोरस होता है यह पोषक तत्वों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। जो पोषक तत्व होते हैं उसकी अधिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। जो जल है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको कम करता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस समुद्र में होता है, तलछटों में, चट्टानों में, ये समय में, जलीय तंत्र में इस समय फास्फोरस की मात्रा होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टी में ही पाया जाता है, ऐसा नहीं। फर्न एक छाया रगी पौधा है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा छाया रगी पौधा है, कौन नहीं है। तो फर्न जो होता है एक छाया रागी पौधा है, वो छाया में भी फल फूल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और छाया रागी का मतलब होता है वे पौधे होते हैं जो छाया सहनशील होते हैं, जिनमें प्रायः प्रकाश संश्लेषण शोषण की दर कम होती है, उसे छाया रागी पौधा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जलोद्भिद। ये क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट्स। जलीय पादप एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जल में डूबे रहते हैं, जल में डूबे रहते हैं, पर्णविरित होते हैं, इस ऑक्सीजन का स्थानांतरण करते हैं, यानी कि जल में डूबे रहते हैं और फिर वो जलीय पादप हो जाते हैं, यानी कि जलीय पादप हो जाते हैं, उससे जल में डूबे रहते हैं। एक होता है लवण मृदोभिद, मतलब इसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट। ये लवणीय वातावरण के पौधे होते हैं जो कि गर्म तथा नम दोनों परिस्थितियों में गुद्देदार होते हैं, मतलब कि वो खारे पानी में भी रह सकते हैं और जो है कि लवणीय होते हैं। ठीक है,
गर्म तथा नम दोनों में रह सकते हैं। गर्म में है तो उसमें भी रहेगा, नम में तो उसमें भी रहेगा। उसको कहते हैं लवणोद्भिद पौधे, और एक है जलोद्भिद। एक होता है एबिसिनिया तथा राइजोफोरा। ये क्या होता है? तो राइजोफोरा एबिसिनिया लाल मैंग्रोव जो खारे पानी को सहन करता है, उससे लाल मैंग्रोव और मैंग्रोव वन में प्रबल जातियाँ होती है। इसी को कहते हैं एबिसिनिया तथा राइजोफोरा। ये लाल मैंग्रोव होता है। मैंग्रोव तो सुने होंगे, तो लाल मैंग्रोव है जो खारे पानी में रहता है, उसको सहनशील होता है। एक होता है मितपोषिनी मृदा। इससे कैसे कैसे सवाल गलत हो सकता है? तो क्वेश्चन आ सकता है मितपोषिनी मृदा क्या है, और इस तरह से 4-5 मृदा दे देगा। तो वैसी मृदा जिसमें पोषक तत्व अल्प मात्रा में होता है, यहाँ पे लिख देगा अल्प मात्रा नहीं, अधिकतम में होता है। तो आप सोचिए हाँ मितपोषिनी मृदा में हो सकता है शायद, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पोषक तत्व अल्प मात्रा में मौजूद होती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, बहुत कम मात्रा में उसमें पोषक तत्व होती है। आर्किटिक कुर्री एक समुद्री पक्षी है। क्या है आर्किटिक कुर्री? एक समुद्री पक्षी। ऑप्शन में दे देगा समुद्री पक्षी है, ये एक महाद्वीपीय पक्षी है, इस तरह से। तो नहीं, समुद्री पक्षी अपने उत्तरी अटलांटिक प्रजनन स्थल से अंटार्कटिक तक हजारों किलोमीटर की दूरी प्रतिवर्ष तय करती है। मतलब प्रतिवर्ष वो अंटार्कटिक से, मतलब अटलांटिक से आर्कटिक तक हजारों किलोमीटर की दूरी प्रतिवर्ष तय करती है। उसके कहते हैं आर्किटिक कुर्री, एक समुद्री पक्षी है। आदि दारुक तितली कौन सी तितली है? इसको देखते हैं थोड़ा। एक है आदि दारुक तितली। कौन सी तितली? आदि दारुक तितली, जो शरीर में विष रखती है, मतलब जहर रखती है, उसे आदि दारुक तितली कहते हैं। याद रखने का तरीका, आदि दारू, दारू पीने से क्या होता है? जहर होता है। तो दारू तितली जो होती है वो शरीर में विष रखती है। IPCC क्या है? कोई अनुसंधान संचालित नहीं करता, जो इंटरनेशनल संस्था है, ये कोई अनुसंधान संचालित नहीं करता, ना ही जलवायु संबंधित आंकड़ों की निगरानी करता है। यह वैज्ञानिक रिपोर्ट जो मूल्यांकन रिपोर्ट को जारी करता है, बस सिर्फ ये काम है इसका। ठीक है। रेंचिंग खेती क्या होती है? तो इसमें प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है, उसी को हम रेंचिंग कृषि कहते हैं। जुताई बुआई नहीं होती इसमें, सिर्फ ये याद रखना, जुताई बुआई ऐसे रेंचिंग खेती में जुताई बुआई भी होती है, या जुताई बुआई होती है? तो नहीं, जुताई बुआई नहीं होती है। सिर्फ इसमें क्या होता है? पशुओं को चराया जाता है, भेड़ बकरी को इत्यादि। आर्द्र या ताड़ कृषि क्या होता है? यह कृषि जलोढ़ मृदा जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आदि क्षेत्र में होती है। आर्द्र नाम से ही आर्द्र या ताड़ कृषि, यह कृषि जलोढ़ मृदा में होती है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। राइजोबियम क्या है? सहजीवी जीवाणु होता है, फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है, पेड़ों या फलों की जड़ों में नहीं पाया जाता है। फलीदार पौधों की जड़ में, जो भी फल देती है छोटे छोटे पौधा, उस समय पाया जाता है उसकी जड़ में राइजोबियम। ये पेड़ या फसलों की जड़ों में नहीं पाया जाता, बिल्कुल याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, पौधों के पोषक तत्व मुख्य नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NFP, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो भी पौधों के पोषक तत्व होते हैं मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। अब इसमें कौन कौन सा होता है, कौन सा हाँ तो सही है। पौधों के पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये मुख्य होते हैं, मेन पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। और गौण मतलब जो सेकेंडरी जो होता है वो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और गंधक। ये सब क्या होता है? कैल्शियम, ये गौण होता है। और सूक्ष्म जो होता है मतलब छोटा सबसे जिंक होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, कैल्शियम होता है। ये सब क्या है? सूक्ष्म है। और ये क्या है? मुख्य है। ये क्या है? गौण है। तो याद रखना तीनों। क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन गौण पोषक तत्व है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। या ऐसा आ सकता है कैल्शियम मुख्य पोषक तत्व है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पेरिस सम्मेलन COP21 2015 में भारत में फ्रांस द्वारा हुआ था। याद रखना है, कभी कभी आ जाता है पुराना सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पेरिस सम्मेलन से हुआ था। COP21 2015 में भारत में फ्रांस द्वारा हुआ था। रियो प्लस 10 संबंध पृथ्वी सम्मेलन 2002 बाली में नहीं हुआ था, ऐसा होता है बाली में हुआ था, बाली में नहीं हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है। सतत विकास पर विश्व सम्मेलन था एक तरह का, रियो प्लस 10 संबंध, रियो 10 संबंध। ठीक है। जैव विविधता संकट के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या है? तो जैव विविधता संकट के लिए उत्तरदायी कारक है आवास विखंडन, पहला, विदेशी जाति का प्रवेश, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या है? ये सब इसके संकट के उत्तरदायी कारण है। अभी यहाँ पे मेन क्वेश्चन बनता है, काली गर्दन वाला सारस कहाँ पर पाया जाता है? तो ट्रांस हिमालय में, आयुसीन की लिस्ट में वल्नरेबल है। नीलगिरी लंगूर ये पश्चिम घाट में पाया जाता है, ये भी वल्नरेबल है। उसके अलावा चिंकारा स्याही मिरिग ये मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, लिस्ट कंसर्न है। सांबर हिरन ये दक्कन प्रायद्वीप क्षेत्र में पाया जाता है। आयुषमान परत की सुरक्षा है तो विश्व स्तर पर अपनाया गया। कब? 1985 में। यहाँ पे डेट बदलेगा, इसको पूरा ध्यान रखना। 1988 में कार्यविधि में हुआ। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वियना कन्वेंशन को 1985 से ही सब चीज़ कर दिया गया, मतलब कार्यविधि में भी आ गया, अपनाया गया। तो नहीं, 1985 में अपनाया गया और 1988 में मतलब 3 साल बाद कार्य विधि में आया था। फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहा जाता है इसको, वियना कन्वेंशन को फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाध्यकारी है, बिल्कुल है बाध्यकारी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाध्यकारी है, ओजोन परत के क्षरण के लिए है। UNEP की प्रमुख भूमिका इसमें 1987 को अपनाया गया था, 1989 में प्रभावी हुआ था, ये 2 साल बाद प्रभावी हुआ था। और वियना कन्वेंशन ये भी ओजोन परत की सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर अपनाया गया है, 1988 में ये भी कार्यविधि में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी ओजोन परत के क्षरण के लिए अपनाया गया था, ये भी 1989 में प्रभावी हुआ।
उसके बाद आता है ये मॉनिटर प्रोटोकॉल विस्तृत इंडिया कंट्री प्रोग्राम 1990 में अपनाया गया था। ओजोन विघटनकारी पदार्थ को धीरे धीरे बाहर करने के लिए विस्तृत इंडिया कंट्री प्रोग्राम अपनाया गया था। नोकरेक रिज नेशनल पार्क मेघालय में है, गारो पहाड़ी पर है। यूनेस्को के जो सम्मेलन है उसमें 2009 में यूनेस्को सम्मेलन इसको रखा गया था। डिब्रू साइखोवा प्लस केवलो लामजाओ, डिब्रू साइखोवा असम में है और ये मेघालय में है नोकरेक रिज। और उसके कहा जाता है कि समंदर क्षारीय, इससे मृदा पर अम्ल वर्षा का जो प्रभाव होता है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक है तो अम्लीयता बढ़ जाती है, और अम्लीयता बढ़ने से जिसमें प्लैंकटन जो प्लवक होते हैं की उत्पादकता कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। याद रखिएगा, बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है उत्पादकता की जो कि बढ़ोतरी। ठीक है। यूरिया नाइट्रोजन युक्त खाद है, जिससे अमोनिया सल्फेट CaH2PO4 ब्रैकेट बंद, फॉस्फेट युक्त खाद, इसमें पोटेशियम नहीं होता है। पेंगोलिन रात्रिचर स्तनधारी है। पेंगोलिन क्या है? रात्रिचर स्तनधारी है। केराटिन के बने सल्क उनके पूरे शरीर को ढकते हैं। बारहसिंगा या अनूप हिरन भी कहते हैं इसको। कान्हा मध्य प्रदेश का, दुधवा उत्तर प्रदेश का, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में मिलती है। घास भक्ति है, पक्की भूमि में रहती है। घड़ियाल मछलियों का भक्षण करने वाले मीठे जल के मगरमच्छ है। घड़ियाल मगरमच्छ है, मीठे जल का आयुष्मान क्रिटिकल एंडेंजर में है। सबसे लंबी प्रजाति है। हॉक्सबल कछुआ क्रिटिकल एंडेंजर है। ये तमिलनाडु, उड़ीसा, अंडमान में पाया जाता है। बंगाल कैलोडिकन गिद्ध की दुर्बल प्रजातियाँ मिलन नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। लेदर बैक टर्टल, बिल्कुल क्वेश्चन इससे तो 100% हर साल पूछता है। इससे क्वेश्चन कैसे गलत होने का चांस बनता है कि ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, इस तरह से सबसे बड़ा के कछुआ है, सबसे लेदर बैक टर्टल सबसे बड़ा कछुआ है। उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण समुद्रों में पाया जाता है। देखो सबसे अच्छा समुद्रों में पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये मतलब कि बाहर पाया जाता नहीं, समुद्रों में पाया जाता है। आयुसीएन की लिस्ट में वल्नरेबल है, अनुसूची फर्स्ट साइट फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है। प्राथमिक भोजन जेली फिशेस का, प्राथमिक भोजन क्या है? जेली फिश। लेदर बैक टर्टल सबसे बड़ा केचुआ है, उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण समुद्रों में पाया जाता है। और जो बता दीजिए उसके अलावा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र ये इसको दिया था सॉलमन मायर्स ने 1988 में दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले ये याद रखना है कि किसने दिया था। तो सॉलमन मायर्स ने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने दिया था 1988 में। ठीक। 1500 स्थानिक सामान्य पादप को जहाँ पे हो जाते हैं, मतलब कि 1500 के आसपास उस समय के स्थानिक पादप होने चाहिए, जंतु प्रजाति नहीं, स्थानीय सामान्य पादप होने चाहिए, तभी उसको हम बायो हॉटस्पॉट क्षेत्र का दर्जा देंगे। निकोबार सुडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संपूर्ण अंडमान निकोबार नहीं आता है, सिर्फ निकोबार और सुडालैंड आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अंडमान निकोबार भी हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, निकोबार और सुडालैंड आते हैं। ठीक है। यूनेस्को मैन एंड बायोडाइवर्सिटीज़ के अंतर्गत अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल, तमिलनाडु में, पन्ना मध्य प्रदेश, ये सब आते हैं। ये रखना यूनेस्को। ये गलत होता है कि क्या अगस्त्यमलाई आता है? तो बिल्कुल आता है। अगस्त्यमलाई जो केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, पन्ना जो मध्य प्रदेश में। ठीक है। महासागर के बेथी पैलेजिक जोन, महासागर के बेथी पैलेजिक जोन जो होते हैं, यहाँ के जीव जो होते हैं जैव संदीप्त के कारण प्रकाशित होते हैं। इसके कारण जैव संदीप्त के कारण प्रकाशित होते हैं। यहाँ प्रकाश के अभाव में जीव काले या लाल रंग के होते हैं। महासागर का निचला स्तर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। महासागर का जो निचला स्तर है वो यहाँ पे नहीं होता है, महासागर के बेथी पैलेजिक जोन में। तो जो बेथी पैलेजिक जोन है नीचे है, यहाँ के जीव जैव संदीप्त के कारण प्रकाशित होते हैं। यहाँ प्रकाश के अभाव में जीव काले या लाल रंग के होते हैं, मतलब वहाँ प्रकाश पहुँचता ही नहीं। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? बेथी पैलेजिक जोन। सामुदायिक रिजर्व ये क्या है? ये राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है ये केंद्र सरकार का, बिल्कुल गलत। यह किसी नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं है। सामुदायिक रिजर्व किसी नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं है। किसी भी निजी या सामुदायिक क्षेत्र घोषित कर सकता है इसे, किसी भी निजी या सामुदायिक क्षेत्र घोषित कर सकता है सामुदायिक रिजर्व को। पाटन पोटाला शिल्प क्या है? तो पाटन पोटाला शिल्प जो है वो गुजरात का GI टैग इसको मिल गया है। यह एक स्कार्फ है, मतलब स्कार्फ समझते हो ना, क्या बोलते, ये नकाब की तरह होता है स्कार्फ। तो ये है पाटन पोटाला शिल्प। ये जब भी वह शुद्ध रेशम से बुने होते हैं। सोलंकी वंश के शासकों का ये संरक्षण कहा जा सकता है कि सोलंकी वंश जो समय थे उसको उन्होंने संरक्षण दिया था पाटन पोटाला शिल्प का। ठीक है। इसके बाद आता है सिंगफन हाथी अभयारण्य, देखते हैं एक बार। सिंगफन हाथी अभयारण्य ये नागालैंड का है।
ठीक है। दांदेली कहाँ का, कर्नाटक का है। तो सिंफन हाथी अभयारण्य नागालैंड, दांदेली कर्नाटक, लेमूर छत्तीसगढ़ और निराबार ये केरल। ये 3-4 नाम याद रखना है कि अगर सिंफन बोला जाए तो नागालैंड, दांदेली बोला जाए तो कर्नाटक, उसके बाद लेमूर बोला जाए तो छत्तीसगढ़ और नीलांबर बोला जाए तो केरल। ठीक है। डॉल्फिन, दक्षिण एशियाई डॉल्फिन। डॉल्फिन 2 प्रकार के दक्षिण एशियाई डॉल्फिन दक्षिण एशियाई डॉल्फिन में 2, गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की लिस्ट में एंडेंजर रखा गया और सिंधु नदी एकमात्र पर्यावास ब्यास नदी बचा हुआ है, एकमात्र पर्यावास ब्यास नदी बचा हुआ है। ठीक है, डॉल्फिन का। अब टेस्ट 19 जब दिए थे 2023 में, तो उससे कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे। जैसे कि सबसे पहले है, एक सेकंड, तो इसमें नागा प्रोटोकॉल, निष्पक्ष नागा प्रोटोकॉल सभी पढ़े थे। नागा प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल क्या है? निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से है। निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करता है, इससे होने वाले लाभों को साझा करना, ये सब। रोटरडेम, ये रोटरडेम कन्वेंशन क्या था? इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण पर जो भी खतरनाक रसायनों से होने वाली जो क्षति है उसको बचाना था, साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना था। सुपोषण, जब कोई जल निकाय खनिजों और पोषक तत्वों से ज़्यादा समृद्ध हो जाता है, मतलब जल निकाय ऐसा है, खनिज और पोषक तत्व ज़्यादा समृद्ध हो जाता है, तो इसमें प्राय जल की गुणवत्ता कम हो जाता है, इसमें प्राय जल की गुणवत्ता कम हो आती है, जल की गुणवत्ता में कमी आती है, एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता माना जाता है सुपोषण। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये गंभीर एक चिंता का विषय हो जाता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाते हैं जब भी सुपोषण होता है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये चिंता का विषय माना जाता है। मित्र पोषणी झीलों में यहाँ पे है, पोषक तत्वों का स्तर कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जल साफ हो जाता है और उत्पादकता कम होती है। अगर जल साफ हो तो उत्पादकता कैसे कम हो जाती है? बिल्कुल, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है ना, फिर उत्पादकता कम होने लगती है। कुछ यहाँ पे है, जैसे ये गलत हो सकता है आपका कि पन्ना नेशनल पार्क 1981 में मध्य प्रदेश में, प्रोजेक्ट टाइगर 1994 में लाया गया, तो 1972 दे सकता है। इसमें 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 यहाँ पाई जाती है, 7 यहाँ पाई जाती है। यहाँ घड़ियाल हो गया, मगर, चिंकारा, सांबर मिलता है इस समय। ठीक है। रामसर स्थल और कहाँ में है? रामसर स्थल और कहाँ में है? तो चंद्रताल रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश, सूर्य सरोवर उत्तर प्रदेश, सांख्य सागर मध्य प्रदेश, अंशुपा झील उड़ीसा। याद रखना, अंशुपा झील कहाँ है? उड़ीसा में। राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक अधिपादप एपीफाइट्स क्या है? तो अन्य पौधों की सतहों पर बढ़ते हैं ताकि उनके सूर्य के प्रकाश का आश्रय मिल सके। अधिकांश ताज़ा पानी बर्फ़ की चोटियों और ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है, शेष भूजल के रूप में है। बहुत सारा ज़्यादा, ये बात तो सही है, बिल्कुल राइट बात है कि शेष भूजल के रूप में, लगभग 30% मात्र भूजल के रूप में, बाकी सब बर्फ़ के चट्टानों में फंसे हुए, दबे हुए हैं। अब सेशन के अंतिम और हम लोग बढ़ रहे हैं, अंतिम समय है। तो फॉर्मेट से जो टेस्ट दिए थे उसमें कुछ गलती है, जैसे फोगोट्रॉफ पूछा गया था कि फोगोट्रॉफ क्या है? तो ये एक तरह का ऐसे जीव है जो भोजन के रूप में अन्य जीवों को मारना और खाना पड़ता है, मतलब कि ऐसे जीव है जो मारता है और खाता है, तो वो उसको हम कहते हैं फोगोट्रॉफ, यानी कि फोगोट्रॉफ। ये हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं इसको। सर्वहारी क्या है? जैसे सर्वहारी में एग्जांपल में भालू सर्वहारी है, कॉकरोच, मनुष्य, ये सब क्या सर्वहारी होता है, सभी चीज़ को खा जाता है। ठीक है। टुंड्रा क्षेत्र के जानवरों का लाइफ लंबा होता है, ये बदलना छोटा नहीं होता है। टुंड्रा क्षेत्र के जानवरों का लाइफ छोटा लंबा होता है, जैसे ध्रुवीय भालू हो गया, बड़े जानवर होते हैं ये सब। टैगा में छोटे जानवरों की बहुलता होती है। बायोवेटिंग क्या होता है? यह मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को हवा प्रदान करके मिट्टी के दूषित पदार्थों के प्राकृतिक जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेशन को प्रोत्साहन करने की प्रक्रिया को कहते हैं बायोवेटिंग। मीथेन कृषि प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्र है, 40% इसमें रहता है। कच्चे तेल से रिसाव के कारण नहीं उत्पन्न होता है, मीथेन कृषि प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्र से होता है। वायुमंडल में CH4 मीथेन की उपस्थिति यानी गैस हाउस गैस को प्रभावित करती है, ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है। ठीक है। कार्बन ऑफसेट की क्या है? किसी कंपनी को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती का श्रेय है, फिर भी उससे कार्बन क्रेडिट उसका कारोबार निजी और सार्वजनिक दोनों में होता है। ठीक है, उसको कार्बन ऑफसेट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कोई शुद्ध कमी नहीं आती है। हरित जलवायु कोष विकासशील और अल्प देशों की सहायता के लिए वित्तीय तंत्र है। ठीक है। जलवायु परितंत्र के लिए राष्ट्रीय अनुकूल कोष, ये नाबार्ड वित्तीय देखता है, केंद्रीय क्षेत्र के 2015-16 में लाया गया था। इसका उद्देश्य ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करना है। ठीक है। भारतीय जंगली गधा केवल गुजरात के कच्छ के छोटे रण में पाया जाता है। सामूहिक विलुप्त बड़े पैमाने पर होने का सबसे बड़ा कारण पृथ्वी के कार्बन चक्र में बड़ा बदलाव, जलवायु परिवर्तन नहीं, कार्बन चक्र में। प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में आती है ये पक्षी, ये है पिंटेल बत्तख, कर्लियो और फ्लैमिंग लिटिल
ठीक है। ये सब प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में आती हैं, अभी जारी है और भी आगे अगर गलती हुआ और फिर लिखना हो तो आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय। अच्छा लगा हो तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक जो भी बोलते हैं कर लीजिएगा।